नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं संजीव कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस में, जहां पे हम लोग शिक्षक संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो आज जो हमारा क्लास होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि आज जो है हम लोग हिंदी शिक्षण शास्त्र का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी पेडागोजी। और इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चंस जो बहुत सारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। बहुत बार ये सब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। साथ ही साथ ये जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ये जो भी भाषा वाले व्यक्ति हों, चाहे लैंग्वेज 1 हो सीटेड वाले या लैंग्वेज 2 हो, चाहे आपने इंग्लिश रखा है या हिंदी रखा है, संस्कृत रखा है, कोई भी भाषा रखा है, तो सब में ये पेडागोजी जो है वो काम देगा। इसको सिंपली हम लोग लैंग्वेज पेडागोजी भी बोल सकते हैं। तो आप लोग बेफिक्र होकर ये क्वेश्चन देखिए, इस पर डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। आपको पहले की तरह ही आपको टाइम मिलेगा, उसमें आप लोग आंसर कीजिएगा। और ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए, आगामी जो भी एग्ज़ाम आने वाले उसके लाभकारी है। जो इस चैनल पर नए हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और अभी अगर आपका कोई भी ग्रुप चल रहा है जो भी शिक्षक संबंधित है, तो उसमें आप इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले शेयर ज़रूर कर दें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, है ना। और ये बहुत ही अच्छा होगा उसके लिए भी। सब कोई साथ में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्वेश्चन बनाने में और मज़ा आएगा। आपको समय दिया जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए। चलिए, तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो आपको एक समय टाइम मिलेगा आपको बनाने के लिए क्वेश्चंस। उस समय में आपको आंसर करना है लाइव कमेंट में, और साथ ही साथ अगर उसके बाद मैं आंसर्स आप लोग को बताऊंगा। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है। सभी को गुड इवनिंग। जो लेट से भी आए हैं और जो पहले भी आए हैं, आराम से आप लोग क्वेश्चन बनाइए। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। बहुत अच्छा, सबका आंसर आना शुरू हो चुका है। आपको क्वेश्चन नंबर के साथ कोशिश कीजिएगा आंसर करने का, तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। जो भी लैंग्वेज, यहाँ पे देखिए हिंदी नहीं बोला जाए, लैंग्वेज में तभी बता दें कि आप जो भी भाषा से हैं, डजेंट मैटर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर एग्जामिनेशंस, है ना। तो यहाँ पे जो है भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होगा। पहला है वस्तुनिष्ठ अभ्यास, जो भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा है व्याकरणिक नियमों की सैद्धांतिक व्याख्या, जो भी ग्रामेटिकल रूल्स है, जो भी डाउट्स हैं, उसका सैद्धांतिक व्याख्या करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, मतलब जो भी पाठ हमें पढ़ाना उसका हम लोग उद्देश्यपूर्ण चयन करेंगे। और चौथा है कागज़ की गुणवत्ता और छपाई, कि जो भी बुक है या फिर जो भी पाठ्य पुस्तक उसका क्वालिटी कैसा है, कि पेज बहुत अच्छा है कि नहीं, मोटा है कि नहीं, ये भी ऑल्सो दिख रहा है। तो देखिए सभी कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कह रहा महत्वपूर्ण पक्ष आपको बताना है। तो महत्वपूर्ण पक्ष की बात करेंगे तो जो भी हम सिलेबस ले रहे हैं, चाहे 3 क्लास हो, 4 क्लास हो, 5 क्लास हो, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि हम किस पाठ को ले रहे हैं और जो पाठ ले रहे हैं उसका हमारा क्या उद्देश्य है। अगर हम 3 क्लास का बुक ले रहे हैं, उसमें अगर हम लोग कोई कविता डाल रहे हैं, उसमें अगर हम लोग कोई कहानी डाल रहे हैं, उसमें अगर हम लोग कोई मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य उस एज के अकॉर्डिंग है, वो 3 क्लास के बच्चे के अकॉर्डिंग है। फिर 5 क्लास में हिंदी अलग क्लास का होगा। हिंदी से हम लोग 1 क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं और हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट PhD करते हैं। तो हिंदी क्यों इंपॉर्टेंट है, और सभी क्लास में अलग अलग क्वालिटीज होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3 के साथ चलेंगे कि उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि इस तरह से भाषा सिखाना है। तो जिन लोगों का 3 आंसर है उनका सही है, सभी को शुभकामनाएं। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, आप लोगों का जवाब आ रहा है। जल्दी से सब कोई जुड़ जाइए जो भी लेट से आए हैं, और जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक हो। चलिए, तो बहुत बढ़िया, सब कोई आंसर कर रहे हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। ये क्वेश्चन है आपका कि मौखिक कुशलता में शामिल है, जो भी आपका मौखिक कुशलता है, मौखिक कुशलता जो मतलब बोलते हैं जिससे हम लोग, उसमें क्या शामिल है। पहला ऑप्शन है हमारा
तत्सम शब्दों के प्रयोग की कुशलता। शब्द के भेद अगर हम लोग कहेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, तीन तरह के शब्द। तत्सम जो हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं, तद्भव जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ योग है ना, देशज जो हम अपने लोटा डोरी ये सब हो गया, वो सब हमारा क्या हो, तद्भव। देशज हो गया जो हम लोग घर में धोती कुर्ता ये सब प्रयोग करते हैं, और विदेशज जैसे हम लोग रेलवे बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं, सब क्या विदेशज शब्द है। ओके, तो ये शब्द के प्रकार हैं। उसी से तत्सम शब्दों का प्रयोग कुशलता। तो मौखिक कौशलता में सिर्फ तत्सम शब्द का प्रयोग का कुशलता होना जरूरी है, या फिर और भी कुछ इंपॉर्टेंट है? तो अदर ऑप्शंस को हम लोग जज करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है तीव्र गति से बोलने की कुशलता, जो फास्ट, मतलब कि आप लोग स्पीड से कोई बात बोलते हैं। तो फास्ट बोलना ही मौखिक कुशलता नहीं है, बहुत तेजी से बोल रहे हैं, आगे वाले को समझ में नहीं आ रहा, तो बातें उस तरह से भी नहीं करनी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट कम रखता है। तो आगे हम लोग देखते हैं, बोलते समय दृष्टांतों के प्रयोग करने की कुशलता। दृष्टांत मतलब कुछ कुछ हम बोलने के वक्त जो है कुछ कुछ दिखाने वाला भी चीज या कुछ गैसेस का भी यूज कर रहे हैं, तो ये भी अच्छा बात है। तो ये बहुत हद तक और सबसे ऑप्शन से पॉजिटिव है। और चौथा ऑप्शन देखते हैं हम लोग, विभिन्न प्रकार की औपचारिक और अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता। किसी भी तरह का औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक क्या हो गया, जो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली स्टडी करते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होगा, जो हम लोग क्लास करते हैं, स्कूल जाते हैं, और इनफॉर्मल क्या होगा, जो हम लोग बाहर में सीखते हैं। तो किसी भी सिचुएशन में, चाहे स्कूल हो या स्कूल के बाहर हो, चाहे दुकानदार के पास जाना हो या घर में बात करना हो, सभी जगह हमें बेझिझक, विदाउट किसी डाउट के, बिना किसी रुके उस चीज़ का प्रयोग करना। तो सबसे अच्छा क्या होगा, मौखिक कुशलता वही होगा। तो 4 नंबर बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो जिन लोगों ने 4 दिया उनका सही है, तो हम लोग 4 के साथ चलेंगे। बहुत का सही जवाब है। सभी को शुभकामनाएं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। और लैंग्वेज पेडागोजी जो हमारा है, भाषा शिक्षा शास्त्र है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसका ट्रिक भी बता दिया हूँ आप लोगों को, तो जल्दी से देखिए। बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं। तो चलते देखते हैं हम लोग। भाषा के कौशल है, कौशल, स्किल, स्किल ऑफ लैंग्वेज। क्या क्या स्किल है, तो आपको पता है किसी भी लैंग्वेज का 4 स्किल्स होते हैं। एट फर्स्ट लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। LSRW, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं LSRW। ओके, तो और ये सीक्वेंस में भी है। तो कोई भी चीज़ हम लोग पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं और लिखते हैं, जब भी हम लोग भाषा सीखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो पहला नंबर बहुत अच्छा सीक्वेंस में डायरेक्ट बैठ गया है। दूसरा ऑप्शन आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट आपको सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आ रहा है। तो एक आगे फिर भी हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना। समझना को नहीं लेना है आपको, है ना। जब हम लोग कुछ सुनते हैं या बोलते हैं या पढ़ते हैं, लिखते हैं, सभी में जो आप अंडरस्टैंडिंग होता है। Understanding inbuilt in all the 4 skills, so not important role play in particular form अंडरस्टैंडिंग। मतलब समझना जो है कि आपका सभी कौशल में ऑलरेडी छुपा हुआ है, तो इसको अलग से हमको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग समझना को नहीं लेंगे। समझ में आ गई बात। और ये सब में समझना दिया गया है, तो यहाँ पे हम इस कारण से इसको हम लोग हटा सकते हैं कि समझना क्यों नहीं लेंगे। वन इस आपको समझ में आ गया क्यों समझना क्यों नहीं लेना, कि समझना सभी में, जैसे हम लोग सुन रहे हैं, मैं अगर कुछ मैं यूट्यूब पे भी बोल रहा हूँ या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं आप, तो वहां पे मैं जो भी बोल रहा हूँ आप समझ ही रहे होंगे। थोड़ा मोड़ा समझते होंगे, पूरा समझते होंगे। कोई किताब पढ़ते हैं वहां पे भी समझते हैं। कुछ बोल रहे हैं, जैसे आपको पानी चाहिए, तो आपने अपनी मम्मी को बोला मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, तो आप समझ रहे हैं पानी क्यों चाहिए, मुझे प्यास लगा हुआ है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। सो समझना स्किल का जरूरी नहीं है। तो हम लोग 1 के साथ चलेंगे, जो कि हमारा आंसर है। तो बहुत लोगों ने 1 दिया है, सभी का सही है। सभी को शुभकामनाएं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो जरूर आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रहा, और आपका टाइम शुरू हो चुका है।
चलिए देखा जाए इस क्वेश्चन को। कह रहा बच्चे विद्यालय आने से पहले, ऐसे बच्चे जो विद्यालय आने से पहले, मतलब अगर कोई बच्चा एक क्लास में एडमिशन कर रहा है तो विद्यालय आने से पहले क्या क्या उसमें होता है। कोई भी भाषा बोल नहीं सकता। ऐसा होता है क्या? कोई भाषा बोल नहीं सकता, गलत बात। कुछ ना कुछ जरूर बोलता है। वो अपने किस भाषा में बोलता है? मातृभाषा में, मदर टंग में बोलता है। ठेठी में बोलेगा, है ना, उर्दू में बोलेगा, बंगाली में बोलेगा। जिस जगह से आया है, जिस एरिया से आया है, वहां पे उस घर में आसपास में जो भी भाषाएं बोली जाती है उसका वो प्रयोग स्कूल में करेगा आने वक्त। तो ये तो क्लियर, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर हमें कह रहा है कि सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं। रॉन्ग। कैसे सभी भाषाएं पढ़ जाएंगे? अगर कोई बच्चा स्कूल में एक क्लास में आ रहा है वो उर्दू पढ़ लेगा अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से है, अंग्रेजी पढ़ लेगा अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं पढ़ पाएगा, चाइनीज पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस को छांट सकते हैं और आपका सही ऑप्शन लास्ट में बच जाएगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सब कुछ लिख सकते हैं। सब कुछ लिख पाएंगे बताइए? अगर कोई बच्चा फर्स्ट बार स्कूल आ रहा है तो सब चीज लिख लेगा, उसे तो लिखने भी नहीं आता बहुत बच्चे को। तो ये ऑप्शन भी क्या है? गलत है। चलिए, और तो जो बच गया वो आंसर होगा। तो फिर भी उस ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं। वेरी गुड। अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से, मतलब वो जो भी बोलते हैं, बात करते हैं, वो सबसे लैस होते हैं। चाहे वो मदर टंग में बोले, है ना, अपनी भाषा में बोले। तो ये हमारा 4 नंबर सबसे बेटर ऑप्शन है। तो जिन लोगों ने 4 दिया उनका सही है, तो आप लोग करेक्शन कर लीजिए, 4 आपका सही है। तो आई होप आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। चलिए तो आगे बढ़े हम लोग। चलिए ठीक है, जो लेट से भी आए जल्दी जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर कीजिए, है ना। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आ रहा है तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। चौथा नंबर ऑप्शन में आपको दिखाता है, एक बार आप लोग रीड कर लीजिए क्वेश्चन एंड ऑप्शंस को। 4 नंबर ऑप्शन में आपको जस्ट दिखा रहा हूं। चलिए देख लिए। 4 नंबर ऑप्शन ये है, शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करने से। आई होप आप लोग देख लिए होंगे क्वेश्चंस। बहुत अच्छा, सबका आंसर भी आना शुरू हो चुका है। चलिए वेरी गुड। तो देखा जाए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, किस तरह के परिवेश में, किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा? विच टाइप ऑफ इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट इज बेटर? किस तरह का परिवेश? तो आपका ऑप्शन है एकल परिवार, जहां माता पिता और मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसा परिवेश, ऐसा परिवार जहां पे संयुक्त परिवार नहीं, एकल परिवार की चर्चा हो रही है। मतलब किसी माँ बाप और मानक भाषा जो भी आपका मदर टंग है उसका प्रयोग हो रहा है ना। मानक भाषा बोलिए, मातृभाषा बोलिए, मदर टंग बोलिए, ऑल आर सेम। तो ये हो गया। तो इस यहाँ पे डेवलपमेंट भाषा का अपेक्षाकृत कैसा होगा? बेहतर होगा? नहीं होगा, क्योंकि माँ बाप से जो बात इंटैक्ट होगा बच्चों का तो बहुत कम ही इंटैक्ट होता है। माँ बाप अभी तो बहुत कम ही समय देते हैं बच्चों पे, तो उतना इंटैक्ट हो नहीं पाता, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ये ऑप्शन से उतना बेटर नहीं। तो दूसरे ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। दूसरा है संयुक्त परिवार, जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतः क्रिया करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि संयुक्त परिवार जो होता है वहां पे क्या होता है कि ना, दादा दादी, फुआ फूफू, या फिर आपका चाचा चाची, है ना, सब कोई रहते हैं, भाई बहन 3-4 रहते हैं, और माँ बाप भी रहते हैं। अगर नाना नानी के यहाँ गए तो वहाँ नाना नानी भी आ गए, है ना। तो बहुत सारे सदस्य आते जाते रहते हैं और उससे जब इंटरेक्ट करेंगे बच्चा तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, है ना। और कोई बच्चा कुछ गलती कर रहा तो बगल वाला अगर कोई सही बोल रहा है उसे सुन के वो सीख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे अधिक अपेक्षाकृत बेटर होगा एकल परिवार से। एंड अदर ऑप्शंस देखने के बाद हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तीसरा है आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा, जहां भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता है। ये ऑप्शंस भी बेटर हैं कि आधुनिक तकनीक से लैस, मतलब बहुत ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी है और साथ ही साथ भाषा प्रयोगशाला भी है, लैंग्वेज लैब रूम भी है और निरंतर प्रयोग होता है। किस तरह के परिवेश में बच्चा भाषा बेहतर सीखेगा? तो यहाँ पे 3 नंबर में भी अच्छा बेहतर सीखेगा, ये भी मैं मान रहा हूँ। लेकिन
ये सब जगह अवेलेबल हो, यहाँ पे नहीं, हमको जनरलाइज फॉर्म लेना है, मतलब कि जो सब जगह लागू हो सके। तो इस तरह का लैब, मतलब कि लैंग्वेज लैब हो गया, तकनीकी का प्रयोग सब स्कूल में हो, ये जरूरी नहीं है। और सब सीखें, और सिर्फ भाषा सीखने पे ही जोर दे देंगे तो काम से और सब्जेक्ट भी पढ़ना है, तो इसलिए इस ऑप्शन को हम लोग कम महत्व देंगे। तो आगे हम लोग चौथे ऑप्शन पे चलते हैं। चौथा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग। शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग मतलब जो भी मतलब कि किसी भाषा को अगर हम सिखा रहे हैं, मतलब कि बच्चे का जो लैंग्वेज है, अगर मतलब कह सकते हैं कि इंक्लूसिव क्लासरूम में कोई हिंदी संस्कृत उर्दू वाले बच्चे हैं, तो हिंदी संस्कृत उर्दू सभी भाषा का प्रयोग टीचर कर रहे हैं बोलने के क्रम में, तो ये उतना बेटर नहीं होगा। हमें कोई, देखिए, जो भाषा हम सीखते हैं उसे हम लोग लक्ष्य भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर हमें जो भाषा सीखना है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। तो ये सबसे बेटर जो होगा आपका कहाँ पे होगा, मैं बता देता हूँ। वो 2 नंबर जो ऑप्शन था कि संयुक्त परिवार, जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं, सबसे अच्छा बच्चा भाषा सीखेगा। तो हम लोग 2 के साथ चलेंगे। तो जिन लोगों ने 2 दिया उनका सही है। ओके, तो चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। चलिए बहुत बढ़िया, सबका कॉमेंट आना शुरू हो चुका है, सब कोई आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। चलिए देखते हैं इसको। सुनना कौशल, लिसनिंग स्किल है क्या है, तो देखते हैं। दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। दूसरों की बात, जो भी बात हम लोग सुनते हैं उसमें इंटरेस्ट हो, है ना, धैर्य हो, पेशेंस हो, और प्रतिक्रिया हो, रेस्पॉन्स हो, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर आप किसी क्लासरूम में हैं, अगर कुछ सर बता रहे हैं उस पर आपको रुचि नहीं है, तो आप कान में बात जाएगा लेकिन आपका दिमाग में बात नहीं रहेगा। कहने का मतलब समझे, इस कान से सुनेंगे और उस कान से इधर से सुनेंगे और इधर से वो निकलेगा। ओके, तो ये काम आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि इधर से सुने, मतलब इधर से जो भी बात सुने और ये इंटरप्ट हो जाए यहीं पे, बाहर नहीं निकले, तो वो हुआ बेटर लिसनिंग। ओके, तो यहाँ पे अगर दूसरी तरफ से अगर निकल रहा तो ये लिसनिंग बेटर नहीं होगा, तो ये क्या रॉन्ग हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि हमें ध्यान रहना चाहिए, कुछ भी सुनते हैं धैर्य रहना चाहिए, पेशेंस, आगे क्या होने वाला है ना। कि जैसे हम लोग कोई मूवी देखते हैं कितना कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं कितना कंसंट्रेशन होता है, कोई वेब सीरीज देखते हैं तो बहुत कंसंट्रेशन, आखिर क्या होने वाला है। आप लोग न्यूज चैनल देखते हैं तो क्या होने वाला, इतना इंटरेक्ट, इतना मतलब सस्पेंस बना के रखा जाता है। तो इसी तरह से आपको पढ़ने वक्त, आपको किसी बात को सुनने वक्त आपको पेशेंस रखना है, रुचि रखना है और प्रतिक्रिया देना है। अगर आपसे कुछ पूछा व्हाट इज योर नेम, तो यू लिसन केयरफुली व्हाट इज द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर यू, एंड देन यू आंसर माई नेम इज राम कुमार, मोहन कुमार, दैट्स ओके। तो दिस इज द रेस्पॉन्स, फीडबैक। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये बहुत अच्छा जरूरी है लिसनिंग। दूसरे ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। देखिए, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, ये बहुत अच्छा बात है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान से सुनना है। तो ये बात है, लेकिन प्रश्न कहाँ पे होगा? क्लासरूम में होगा, इंटरव्यूअर में होगा, या नॉर्मल, लेकिन सब जगह क्वेश्चन ही पूछा जाता है ऐसा तो नहीं है। जैसे अगर आप कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई आप मूवी देख रहे हैं, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो कुछ मैं बता रहा हूं तो यहाँ पे क्वेश्चन कभी भी नहीं भी पूछता हूं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो क्या उस बात को ध्यान से नहीं सुनिए, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा? तो ऐसा नहीं है ना, सभी बात को ध्यान से सुनना है। तो ये ऑप्शन आपका इसलिए गलत हो जाता है। तीसरा है शांतिपूर्वक सुनना, एकदम शांत, पेशेंस, एकदम शांत रह के सुनना है और कुछ नहीं। सिर्फ शांतिपूर्वक सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और प्रतिक्रिया होना चाहिए, और बात से आपको क्या ज्ञान मिल रहा है उस चीज को आपको एब्जॉर्व भी करना है। तो ये ऑप्शन भी है नहीं, कम महत्व रखता है। तीसरा, सुने हुए शब्दों को केवल पुनरावृत्ति करना है। जो भी बात आप सुन रहे हैं उसे सिर्फ रिपीट कीजिए। राम आम खाता है तो मैं भी बोलूंगा राम आम खाता है। आपको ये बात करना चाहिए तो आप उधर से बोलेगा आपको भी ये बात करना चाहिए। तो
ना कभी कभी देखते हैं कि ठीक है, जब हम लोग कुछ करते हैं, ठीक है, आप लोग मतलब जो है कुछ अगर आप वीडियो ट्यूटोरियल पढ़ें, जैसे अगर आप कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर सर्विस सेंटर कॉल करते हैं तो आप बोलते हैं कि ठीक है, तो जो आपको ये जो नेटवर्क इशू आ रहा है, 4G नहीं पकड़ रहा 3G की जगह, तो आप लोग जाइए सेटिंग में, तो आप भी बोले आप लोग जाइए सेटिंग में, तो काम वहां पे क्या हो रहा है, आपको एडवाइस किया जा रहा है, इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना, न कि आपको बोलना है। तो ये बात यहाँ पे सब जगह लॉग हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सबसे बेटर ऑप्शन कौन आ रहा है, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमारा 1 इज बेटर ऑप्शन। इसलिए हम लोग एक के साथ चलेंगे, जिन लोगों ने एक दिया उनका सही है, आप लोग मिला लीजिए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है, तो आज निश्चित ही आप लोग सबको लाइक करके जाइएगा वीडियो। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन आपके सामने रहा। चलिए बहुत अच्छा, देखा जाए क्वेश्चन को। किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है? विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एवेलुएट लैंग्वेज कैपेसिटी, मतलब लैंग्वेज क्षमता को पता करने के लिए चिल्ड्रन का, ठीक है ना। तो कहानी को दोहराया जाए, पहला ऑप्शन हमारा क्या है, कहानी को दोहराया जाए, मतलब जो भी कहानी कहें उसको दोहराया जाए, इससे बच्चा का भाषा अच्छा होगा, ऐसा होगा क्या? सिर्फ कहानी को दोहराने से नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है याद की गई कविता सुनाइए, जो भी याद करने की बात आई, रिमेंबर करने की बात आई, तो क्या होगा, गलत होगा। मैं बार बार बोलता हूं, याद करने की बात आए, मारने पीटने की बात आए, केवल की बात आए, है ना, लिंग भेदभाव आए, ये सब ऑप्शंस को आपको तुरंत क्या करना है, स्किप कर देना है। ओके, चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे। किसी दृश्य का वर्णन कीजिए, किसी दृश्य का वर्णन कीजिए, मतलब समझ रहे हैं कि अगर कोई पिक्चर यहाँ पे मैं बना रहा हूं, तो ये किस चीज का पिक्चर है, जल्दी से आप लोग बताइए, ये किस चीज का पिक्चर है? आप लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड में इस तरह से गोटी होता है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, खेलते हैं। तो ये कैरम बोर्ड का पिक्चर है। तो ये कैसा गेम है, किस टाइप का गेम है, आउटडोर गेम है, इनडोर गेम है, घर के अंदर खेलते हैं, घर के बाहर खेलते हैं, या फिर ज़्यादा फील्ड पे खेला जाता है? तो ये सब जो हम लोग क्वेश्चंस बच्चों को पूछते हैं, तो ये बच्चे किसी पिक्चर को देख के, किसी दृश्य को देख के एक्सप्लेनेशन जब करेंगे, तो बच्चे का भाषाई आकलन अच्छी तरह से हम लोग कर सकते हैं कि कितना अच्छा उस चीज़ के बारे में वो एक्सप्लेन कर पा रहा है। ओके, बहुत तक 3 नंबर बेटर है। आगे ऑप्शन देखते हैं, पाठ में 4 संज्ञा शब्द छांटिए। जो भी पाठ हमने पढ़ा है कि पूस की रात में 4 संज्ञा शब्द को छांटना है, तो ये इससे आपका एवोल्यूशन ज़्यादा नहीं कर सकते हैं आप किसी बच्चे का कि भाषा जान रहा है या नहीं जान रहा है। जितना अच्छा आप 3 नंबर से कर सकते हैं कि किसी दृश्य का वर्णन उससे करवाएंगे, और उसमें जो जो बात गलती या सही बोला उस चीज़ को हम लोग पकड़ेंगे। तो 3 नंबर इज बेटर आंसर। तो जिन लोगों ने 3 दिया उनको क्या है, सही है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। और किसी को नहीं भी आ रहा है इसके बाद भी, तो आप लोग जरूर कमेंट करें, फिर मैं दूसरी तरह से बताऊंगा आपको। चलते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन आपके सामने रहा। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर दे हैं। आप देखा जाए इस क्वेश्चन को, बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है। पठन संस्कृति, जो भी रीडिंग स्किल्स होता है, रीडिंग कल्चर होता है, उसी को डेवलप करने के लिए क्या अनिवार्य है? पहला ऑप्शन है कक्षा में मुखर वाचन, मतलब मुखर वाचन करने का अभ्यास, मतलब मुख से बोलने का अभ्यास करवाना। दूसरा है कि बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा, जो भी मतलब बाल साहित्य होता है, चाइल्ड से रिलेटेड जो भी बुक होता है, उस चीज़ को हम लोग पठन करने के लिए उसे प्रेरित करें, इंस्पायर करें, मोटिवेट करें। तीसरा है
वर्तनी विन्यास का अभ्यास, मतलब कि जो भी वर्तनी है, जो भी बच्चा कुछ गलती लिखता है, सही लिखता है, तो उस चीज़ को अभ्यास करवाएं। और चौथा है पठित सामग्री का लेखन अभ्यास। तो देखिए यहाँ पे पठन संस्कृति का विकास करना है बच्चों, पठन संस्कृति। तो पठन मतलब पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखने की बात होगी नहीं, यहाँ दोनों जगह लिखने की बात हो रही है। दो ऑप्शन तो आपका ऐसे भी हट रहा है। और पठन संस्कृति को डेवलप करेंगे तो हमारा लिखा भी सकते हैं, लेकिन कम मत होगा। तो 1 और 2 में कंट्राडिक्शन है। तो देखिए 2 नंबर बाल साहित्य का पठन हेतु प्रेरणा। ये पठन संस्कृति को डेवलप करने के लिए कक्षा में मुखर वाचन, तो मुख से बोलने की अभ्यास करवाना, ये तो बहुत अच्छा है ही 1 नंबर। लेकिन अगर पठन संस्कृति को और अच्छा करना है तो बाल साहित्य पठन हेतु क्यों जरूरी है, उसे प्रेरित करेंगे। अगर किसी को बच्चे को हम जबरदस्ती कोई चैप्टर को पढ़वा रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उसे इंटरेस्ट नहीं है, बस वो पढ़ रहा है, तो उससे उतना डेवलप नहीं होगा जितना कि उस चीज़ को, कल्चर को विकास कर, उस मतलब पढ़ने के कल्चर को विकास करने के लिए वो खुद जब सेल्फ मोटिवेटेड होगा, जब उस चीज़ के लिए प्रति मोटिवेट होगा, तो वो ज़्यादा अभिप्रेरित होगा, प्रेरित होगा, तो वो काम वो करेगा। इसलिए 2 नंबर यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन बेटर हो रहा है। तो आप लोगों को 2 के साथ चलना है। तो जिन लोगों ने 2 दिया है उनका क्या है, सही है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। बहुत का उत्तर आ रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन। भाषिक रेखांकन लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी रेखांकन करते हैं, और चित्रांकन जो भी फिगर बनाते हैं, शेप बनाते हैं अलग अलग तरह का, ठीक है। तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये कह रहा है एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है। मतलब प्राथमिक स्तर पर जो प्राइमरी स्टेज पे है वहाँ पे भाषिक रेखांकन या फिर चित्रांकन करते हैं, तो वो क्यों एक सह शैक्षणिक गतिविधि है, मतलब कि शिक्षण की गतिविधि में सहायक है ना। तो ये बात भी बहुत हद तक है। तो आगे देखते हैं। और यह मात्र लगा दिया है, मात्र लगा दिया ये भी गलत। एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है, सिर्फ मात्र, मतलब कहने का मतलब है कुछ कम हद तक महत्व रखता है। तो इस बात को हम लोग कम नेगेटिव लेके चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करता है। मतलब बच्चे किस तरह से किसी चीज़ को अनुकूलित कर रहे हैं, उसे कितना एब्जॉर्व कर रहे हैं, उस चीज़ को एडजस्ट कर रहे हैं, है ना, फॉलो कर रहे हैं, तो प्रवृत्ति को पोषित करता है। बच्चों के अनुकरण की प्रवृत्ति को पोषित करता है। सिर्फ चित्रांकन करने से, रेखांकन करने से अनुकूलित करेंगे ये कोई जरूरी बात नहीं है। तीसरा है काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है, कि काव्य को अगर व्याख्या करना हो तो बस एक ही मात्र है, रेखांकन और चित्रांकन। ऐसी बात है क्या? सभी कविता में फोटो कोई जरूरी नहीं है, और ये प्राथमिक स्तर पर हो और काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है, ऐसी बात नहीं है। और भी मार्ग है, आप गेसर की तरफ पढ़ा सकते हैं, गायता की तरफ पढ़ा सकते हैं, गागा के पढ़ा सकते हैं, रोल प्ले करवा सकते हैं। तो ये ऑप्शंस कम महत्व है। और यहाँ पे कहते हैं एकमात्र मार्ग है, मार्ग तो बहुत है, चलने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन को हम लोग नहीं लेंगे। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है, कि प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन करने से, लिखाने से, चित्र बनाने से ये लेखन अभ्यास बहुत ही अच्छा होता है। साथ साथ उसका क्या होता है कि राइटिंग स्किल भी बढ़ता है, लेखन कौशल बढ़ता। तो आपका 4 नंबर सबसे अच्छा है। तो जिन लोगों ने 4 दिया उनका क्या है, सही है। तो 4 के साथ हम लोग चलेंगे। तो बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दिए हैं। चलिए, और ये रहा सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बार बार सभी एग्जाम में रिपीट हो रहा है, और आप लोग इसमें समस्या क्रिएट करते हैं, बहुत आदमी सही जवाब भी देते हैं। तो मैं इसको फिर से क्लियर करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने क्लियर किया है एक्सप्लेनेशन के साथ, फिर से मैं इसको आज बता देता हूँ, आप लोग ठीक से समझिए और पहले आंसर कीजिए, तब मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं हम लोग। सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह डैश से ग्रसित है। सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वो डैश से, पढ़ने में अक्षमता है। अक्षमता मतलब कठिनाई, मतलब क्या होगा, ऐसा बच्चा जो सब कुछ से ठीक है, देखने उखने में बहुत बढ़िया है, कोई तरह का दिक्कत नहीं, लेकिन उसे पढ़ने में समस्याएं हो रही हैं। तो इस तरह का समस्या एक अक्षमता कहलाता है, एक बीमारी कहता है, एक डिजेबिलिटीज होता है। तो इस तरह को, इस समस्या को हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं।
ये ऐसा बीमारी होता है जिसका समाधान नहीं होता है, बहुत कम हद तक इलाज होता है, वो सक्सेसफुल भी नहीं होता है, ये इनबिल्ट होता है, बच्चों में शामिल होता है। तो इस तरह का बीमारी किस तरह से है तो मैं बताता हूँ। पहला जो है डिस्ग्राफिया, ये डिस्ग्राफिया होता है लिखने से संबंधित बीमारी। क्या होता है? लिखने से संबंधित बीमारी को डिस्ग्राफिया बोलते हैं। क्लियर है? एक नंबर ऑप्शन। दूसरा है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो होता है वो होता है पढ़ने संबंधी अक्षमता, पढ़ने संबंधित। ठीक है, तो रीडिंग रीडिंग ये हो गया, राइटिंग ये हो गया रीडिंग। और तीसरा है डिस्कैलकुलिया, ये जो है गणित संबंधित, गणित में वो अच्छी तरह से बना नहीं पाता है ना, 9 - 3 को 6 बोलता है और 6 में 3 जोड़ेंगे 9 होगा, वो नहीं कर पाता, इस टाइप का प्रॉब्लम को गणित हो गया। या 69 को 96 बोलता है और 96 को 63 बोलता है, इस तरह से जो भी समस्या होती है इस टाइप का। और डिस्थीमिया, डिस्थीमिया क्या होता है? ये क्या है? एक मानसिक अवसाद है। ये क्या है? मानसिक अवसाद, बोले तो मेंटल प्रॉब्लम है ना, तो इसको बोलते हैं मानसिक अवसाद। तो ये तो आपको समझ में आएगा ये 4 ऑप्शन क्या है, तो आपका बताइए कौन ऑप्शन हो जाएगा? वेरी गुड, 2 नंबर डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता? पढ़ने संबंधी अक्षमता होता। जिन लोगों ने 2 दिया होंगे क्या है? सही है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो बीमारी। तो ये बीमारी आप लोग दिमाग में सेट कर ले, इससे 2 या 3 क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो जिस तरह का एग्जाम हो। सी टेट में तो निश्चित ही पूछता है, किसी भी स्टेट का टेट हो, यूपी टेट हो, एस टेट हो, एमपी टेट हो, आर टेट हो, जिस भी स्टेट से आप हैं वहाँ पे भी जो भी एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन रहना ही रहना है। तो आप लोग इसको गांठ बांध लीजिए कि डिस्ग्राफिया होगा तो ग्राफिया मतलब ग्राफ बनाने से संबंधित है, लिखने से संबंधित है, तो वो ग्राफ, जैसे हम लोग कहें ग्राफिया, हम लोग कोई चीज़ का ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं, तो ये दिखने से संबंधित समस्या हो गया। ठीक है, ग्राफ से मतलब। लेक्सिया, लेक्सिया मतलब डिसलेक्सिया, यहाँ बोलने से संबंधित हो गया। कुलकुलिया होगा, डिस्कैलकुलिया, तो जो भी होगा गणित से संबंधित होगा। और डिस्थीमिया होगा तो बीमारी है। क्लियर है? चलते हैं हम लोग, मानसिक अवसाद है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो आप लोग जरूर इस वीडियो को दूसरे तक शेयर करें और चैनल अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो आपका समय शुरू हो चुका है, आप लोग आंसर दीजिए। आपको 10 to 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स मिलेंगे समय आंसर देने के लिए। एग्जाम में आपको 1 मिनट मिलता है। आप लोग यहाँ पे जल्दी आंसर कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस बना हुआ रहेगा, इसलिए आपको 10 से 20 सेकंड मिलता है। क्योंकि फिर इसे समझाना भी होता है ना, आप लोगों को समय नहीं लगे, ये मेरा कोशिश रहता है कि कम समय में अच्छा चीज़ें समझें। चलिए, बहुत बढ़िया सब कोई आंसर कर रहा है, तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो भी लैंग्वेज टीचर है, जो भी भाषा पढ़ाते हैं, कह रहा है कि उसे क्या होना चाहिए कि भाषा शिक्षक को भाषा प्रयोग करने की स्वयं क्षमता होनी चाहिए, बढ़ाना चाहिए। क्यों? आपके ऑप्शंस हैं, वह भाषा का शिक्षक है, कि भाषा का शिक्षक है तो भाषा प्रयोग तो करना ही चाहिए, है ना, और भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना भी चाहिए। अच्छी बात है भाई, भाषा शिक्षक हैं तो भाषा को आप लोग प्रयोग की क्षमता को बढ़ाइए, तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन भाषा शिक्षक है तो भाषा का प्रयोग करेंगे ही, तो ये बात पॉजिटिव है। लेकिन इससे बेटर ऑप्शंस को हम लोग चुनना है। दूसरा है विद्यालय का निर्देश है, कि आप लैंग्वेज टीचर हैं, विद्यालय का निर्देश है कि आपको भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक करना और इस स्किल को आपको बनाना है। तो कोई निर्देश है तो निर्देश है तो पालन कीजिए, नहीं रहता तो नहीं करते, तो ये बात भी उतना ऑप्शंस रिलेवेंट नहीं हो रहा, तो ये तो पहले मैं काट दूंगा। तीसरा ऑप्शन की तरफ हम लोग चलते हैं कि इससे वह दूसरे पर प्रभाव डाल सकता है। ये भाषा शिक्षक है, इससे वो क्या होगा कि दूसरे बच्चों पर प्रभाव डाल सकता है, स्कूल में प्रभाव डाल सकता है, अपना इंप्रेशन दिखा सकता है। ही इज अ वेरी गुड टीचर, ही इज अ लैंग्वेज टीचर एंड हिज लैंग्वेज स्किल्स इज वेरी गुड इन व्हेन ही स्पीक। तो यहाँ पे आपको डेवलप करना, तो बहुत हद तक 3 नंबर ऑप्शन बेटर लग रहा है और ऑप्शन से। चौथा ऑप्शन को देखने के बाद हम लोग आंसर करेंगे, क्योंकि जब आप लोग कोई मार्केट जाते हैं तो आप लोगों को अगर कुछ भी खरीदना हो, सपोज अगर आप लोगों को एप्पल खरीदना है, तो आप लोग देखते होंगे एप्पल के जो होता है जहाँ पे रखा रहता है शॉप में, अगर आप लोग एप्पल खरीदने जा रहे हैं तो आप लोग क्या करते हैं कि एप्पल को पिक करते हैं। अगर दुकानदार बोल रहा है नहीं सभी एप्पल अच्छे हैं,
लेकिन फिर भी आप लोग क्या करते हैं, पार्टिकुलर एप्पल को पिक करते हैं। नहीं, ये एप्पल चाहो तो आप घुमाते हैं, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा खराब है, यहाँ पे दाग है ना, अलग अलग। आपके सामने इतना अच्छा एप्पल का रखा हुआ सजाया हुआ रहता है, लेकिन फिर भी उसमें आप क्या करते हैं, चुनते हैं बेटर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसी तरह से आपको सीटेड का ऑप्शन को चुनना है कि कौन ऑप्शन बेटर है। तो हम चौथा ऑप्शन को देखेंगे। चौथा ऑप्शन है उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण निर्माण करता है। मतलब अगर शिक्षक भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक करेगा तो क्या होगा कि उसका भाषा का वातावरण बनेगा। अगर हम लोग लैंग्वेज पढ़ाने जा रहे हैं, भाषा शिक्षक हैं, तो अगर भाषा का प्रयोग अच्छा करेंगे और उस क्षमता को डेवलप करेंगे, तो वो जो इन्वायरमेंट होगा, क्योंकि कुछ भी करना हो जीवन में तो उसके लिए क्लाइमेट बनाना पड़ता है, वातावरण बनाना पड़ता है, उसे उस तरह से ढालना पड़ता है कि बिना अच्छे क्लाइमेट का किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। तो अगर आप लोग लैंग्वेज सिखाना चाह रहे हैं तो उस लैंग्वेज का क्लाइमेट बनाने के लिए आपको उस क्षमता को और डेवलप करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या रहा, 4 आ रहा है। तो जिन लोगों ने 4 दिया उनका सही है, तो हम लोग 4 के साथ चलेंगे। ओके, तो सभी को धन्यवाद, बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोग। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन आपके सामने रहा। चलिए देखते हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है। भाषा अर्जन मतलब एक्वेजिशन और भाषा अधिगम मतलब लर्निंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्वेजिशन एंड लर्निंग? आई एक्सप्लेन दिस। भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, जब हम लोग किसी भी भाषा को एक स्वाभाविक रूप से बिना कोई मेहनत, बिना कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क किए भी सीखते हैं। जैसे अगर आप लोग, कोई बच्चे का जन्म घर में होता है तो बिना कोई मेहनत के वो आसपास में उसे घर में जो भी भाषाएं बोली जाती है वो सीख लेता है। कोई रिक्शा पुलर, कोई अगर मुंबई में रिक्शा चलाता है, उसे कुछ नहीं आता है, 2 क्लास पास है, लेकिन वहां पे वो इंग्लिश में रिक्शा पुलर वहां पे बात करता है पैसेंजर से। दिस इज द एक्विजिशन। व्हेन यू लर्न लैंग्वेज या व्हेन यू एक्वायर लैंग्वेज विदाउट एनी सिस्टमेटिक वे, दिस इज द लैंग्वेज एक्विजिशन या भाषा अर्जन कहते हैं। क्लियर है? और भाषा अधिगम क्या हो गया, लैंग्वेज लर्निंग क्या हो गया, कि जब कोई भाषा को आप एक सिस्टमेटिक वे में, एक अस्वाभाविक रूप में, मतलब जहाँ पे हम लोग किसी मेहनत करते हैं, किसी क्लास को करते हैं, कोई सिस्टमेटिक वे से ग्रामर पढ़ते हैं, है ना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण इस तरह से पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है, भाषा अधिगम होता है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गई है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शंस को। पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का, पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का, दिस इज नो। पाठ्य पुस्तक जब होगा जब सिर्फ भाषा अधिगम होगा, भाषा अर्जन में तो होता नहीं है। और यहाँ पे देखिए मुख्य अंतर पूछ रहा है, इस चीज को आपको ध्यान रखना। ये भी अंतर कह सकते हैं, लेकिन आपको मुख्य अंतर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट अंतर है। दूसरा ऑप्शन क्या है, देखिए आप लोग, स्वाभाविकता। स्वाभाविकता क्या मतलब, क्या है, स्वाभाविक अंतर है, मतलब कि भाषा अर्जन हम लोग स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, नॉर्मल किसी को दिक्कत नहीं होता, आराम से सीख गए। और भाषा अधिगम क्या होगा, एक सिस्टमेटिक वे से और स्वाभाविक रूप से सीखे। तो यहाँ पे बहुत हद तक 2 नंबर ऑप्शन बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, भाषा के नियमों को स्मरण करने का, कि भाषा अर्जन में नियम को रट लेते हैं और भाषा अधिगम में नियम को नहीं रटते। ऐसी बात नहीं है, रटने की बात को नहीं लेना है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया है। भाषा लेखन के अभ्यास, कि भाषा लिखने के अभ्यास है, कि भाषा अर्जन लिखते नहीं है और भाषा अधिगम को लिखते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो इसको भी हम लोग नहीं लेंगे। तो स्वाभाविकता सबसे बढ़िया ऑप्शन है, तो 2 नंबर के साथ हम लोग चलेंगे। तो जिन लोगों ने 2 आंसर दिया होगा क्या है, सही है। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, बहुत बढ़िया हम लोग जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। आप लोग ये जान लीजिए, कोई भी एग्जाम अगर आप लोग देख रहे हैं, दिस इज द स्कोरिंग सब्जेक्ट। जो हमारा आज का क्लास है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट पे अगर आपको कमांड है तो आप बहुत ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, है ना। और सब सब्जेक्ट में मार्क्स गिर भी सकता है, लेकिन इसमें नहीं गिरने देंगे हम लोग। 30 मार्क्स का हिंदी आता, 30 में 30 लाना है। 15 पेडागोजी हम लोग कर रहे हैं, और 15 जो पैसेज और
स्टोरी है, उस चीज को भी मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे आप लोग को बनाना है जो अधिक से अधिक नंबर आए, है ना। देखते हैं, सबका आंसर आ चुका है। एक बहुभाषी कक्षा में बच्चों की गृह भाषा का प्रयोग को, गृह भाषा का प्रयोग, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है गृह भाषा, मतलब कि होम लैंग्वेज, ओके, जो घर में प्रयोग होता है। तो बहुभाषिक मतलब क्या हुआ, बहुत सारा, है ना, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, इसको क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा क्लासरूम जहाँ पे अनेक प्रकार के भाषा बोलने वाले हैं। कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, कोई उर्दू बोलता है ना, इस तरह के, कोई बंगाली बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है। तो अलग अलग क्षेत्र वाले भाषा वाले क्लासरूम है। तो यहाँ पे अब क्या है कि वहाँ पे जो गृह भाषा है, जो भी उस मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है, मदर टंग का प्रयोग कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए, आपके ऑप्शंस हैं। सम्मान देना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, मतलब उसका वैल्यू देना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये ऑप्शन हो गया। तो बहुत तक बेटर है कि ठीक है, अगर आप लोग जानते हैं कि कोई भी बच्चा जब आता है स्कूल तो अपने वो मातृभाषा को लेके आता है। अगर हमें सपोज हिंदी पढ़ाना है, कोई उर्दू वाले बच्चे हैं, बंगाली वाले बच्चे हैं, है ना, तो अलग अलग इंग्लिश वाले बच्चे हैं, तो उसे हिंदी सिखाना है, तो उसके भाषा को सम्मान देते हुए उसे हमें भाषा सिखाना है, उसके हेल्प से भाषा सिखाना है। तो बहुत हद तक बेटर ऑप्शन है। तो और ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। प्रोत्साहन देना चाहिए, अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, बहुत ही कम प्रयोग कीजिए आप लोग, ये भी गलत है ना। सीमित नहीं करना चाहिए, उसे मौका देना चाहिए बोलने का, दे दे, हम तो हिंदी सिखाए देंगे आपको। कदापि प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। कदापि प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए। और देखिए यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा और आया, क्या, कदापि प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन कदापि प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए कि यहाँ पे आपको प्रोत्साहित नहीं करना है, ये बात तो आप समझ रहे हैं। कदापि प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए मतलब क्या हुआ, क्या, ये तो ऐसे भी रॉन्ग हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो अब हम लोग चलते हैं पहला ऑप्शन की तरफ। तो पहला सम्मान देना चाहिए, तो सबसे बढ़िया है, तो जिन लोगों ने 1 दिया उनका सही है, ओके। तो एक के साथ हम लोग चलेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। आप लोग ये क्वेश्चन देखिए, बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार एग्जाम में आ रहा है ये सब क्वेश्चंस जो हम लोग कर रहे हैं। अगर इसको हम लोग अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो कोई भी समस्याएं आगे नहीं आएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य, जो भी प्राइमरी स्टेज है वहां पे भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए, लैंग्वेज टीचिंग का क्या उद्देश्य होना चाहिए। साहित्य की विविध विधाओं से परिचित करना है, कि साहित्य की जो विधाएं हैं, अलग अलग विधाएं हैं, उससे परिचित कराना, नहीं, ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्राथमिक स्तर में बच्चे उतना विधाओं को नहीं समझ पाते, माध्यमिक स्तर पे जानते हैं, 9, 10, 11, 12 में बच्चे कि कितने विधा होते हैं, है ना, रस होता है, अलंकार होता है, अलग अलग तरह का होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज पे प्राथमिक स्तर पे नहीं करते। प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 5 क्लास तक, क्लियर है। दूसरा है हिंदी की विविध रूपों से परिचित करना। हाँ, हिंदी की विविध रूपों से परिचित कराते हैं। हिंदी में क्या होता है, हल्का फुल्का प्रयोग करते हैं हम लोग, किस तरह से ग्रामर का प्रयोग करते हैं, अलग अलग रूप से प्रयोग करते हैं, है ना, वर्ण विचार शब्द विचार भी पढ़ाते हैं, बोलने गद्य पद को सिखाते हैं, ये सब क्या है, विविध रूप है। तो इस चीज़ पे हम लोग चर्चा करते हैं। और ऑप्शन देते हैं कुशल लेखक बनाना, कि प्राथमिक स्तर पर बच्चा को सिर्फ लेखक बनाएंगे, पढ़ने नहीं सिखाएंगे, समझने नहीं सिखाएंगे, तो ये रॉन्ग हो गया। कुशल वक्ता बनना, सिर्फ बोलने सिखाएंगे, सिर्फ लिखने सिखाएंगे, ऐसा बात नहीं है। 4 स्किल्स है भाई ना, सब स्किल्स सिखाना है। तो आपको यहाँ कह सकते हैं कि 2 नंबर होगा कि हिंदी के विविध रूपों से परिचित कराना। विविध रूप मतलब सब, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, और साथ ही साथ अलग अलग तरह से प्रयोग, गद्य भाग पद भाग सब। तो 2 नंबर सबसे बढ़िया है, तो 2 के साथ हम लोग चलेंगे, है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा, है ना, अगर नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं फिर से इसका जवाब दूंगा। चलिए, आपके सामने आ चुका है। चलिए तो देखते हैं हम लोग को। भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं
है ना। भाषा एक क्या है, आपका औजार है। और औजार, जैसे हमको कुछ मशीन ठीक करना या कुछ ठीक करना तो औजार का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो उसी तरह से भाषा भी एक हथियार है, औजार है। क्या है, जिंदगी को समझने के लिए। सही बात है। अगर आप अपनी जिंदगी को समझना चाहते हैं तो भाषा को पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग बुक्स पढ़ना पड़ेगा, उसमें अलग अलग लैंग्वेज रहते हैं। तो या फिर आप अपने एक्सप्रेशन को बाहर करने के लिए, किसी की जीवनी को देखने के लिए आपको भाषा चाहिए, तो ये भी सही बात है। जिंदगी से जुड़ने के लिए, कि अगर आप जिंदगी से जुड़ना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, आप जैसे यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, तो अगर आप भाषा जान रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ तो आप समझ रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं दूसरा लैंग्वेज बोलूंगा, चाइनीज बोलूंगा, आप नहीं जान रहे हैं तो आप नहीं सीख सकते यहाँ पे, है ना। तो जिंदगी को जुड़ने के लिए ये भी जरूरी है। जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए, कि रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर आप अपने आप को किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक भाषा चाहिए, तो ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है और, ये सभी। तो हम लोग ये सभी के साथ चलेंगे, क्योंकि सभी ऑप्शन यहाँ पे महत्वपूर्ण है, कोई भी कम नहीं है, सभी एक पे एक है, किसी में दाग नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऑल के साथ चलेंगे, ये सभी के साथ चलेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, सभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो इस तरह के हम लोग सभी वीडियो को लेके आएंगे, सभी समस्याओं को देखेंगे और उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। और साथ ही साथ सभी क्लास आप लोगों का शुरू हो चुका है, चाहे वो लैंग्वेज हो, है ना, ईवीएस हो, सभी मैथ्स पेडागोजी हो, सबको लेके हम लोग चल रहे हैं। तो आप लोग को इस तरह का वीडियो मिलता रहे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, और जहाँ पे भी हैं सुरक्षित रहिए, हमेशा पढ़िए, पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं है, समय का उपयोग कीजिए, साथ साथ दूसरे काम को भी कीजिए और निश्चित सफलता मिलेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। इसके साथ ही सभी को धन्यवाद।